गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ लो इंडिया ट्यूटोरियल्स। मैं आपकी बायोलॉजी मेंटर और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th में हम लोग अपनी लास्ट क्लास में पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो डिस्कस कर चुके थे। सिलेबस डिस्कस करने के बाद मैंने आपको कुछ सजेस्ट करा था, होप करती हूँ कि आपने उसको अपनाया होगा। हमने देखा था हमारे 3 चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज transport in plants, the second is mineral nutrition, and the third one is that is chapter number 16 from your human physiology, that is डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये जो है फुली चैप्टर रिमूव हो चुके हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिखकर आपका और मेरा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँगी कि क्या चीज़ें आपकी एनसीईआरटी से डिलीट हो चुकी है, ताकि आप उनको अपनी एनसीईआरटी से कट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए कि वो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। बट वही चीज़ है कि आपको पढ़ना सब चाहिए, बिकॉज ये आगे कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करेगा। बट अगर आप सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं कि आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आप इन टॉपिक्स को स्किप करके जो मेन टॉपिक्स हैं उन पे आप अपना फोकस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। हमारा फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में भी ये चीज़ बताई थी कि कैसे हम लोग ये चीज़ जान सकते हैं कि मैं लिविंग हूँ और ये बोर्ड नॉन लिविंग है। ठीक है, आप लिविंग है, आपके हाथ में जो फ़ोन है वो नॉन लिविंग है। तो क्या क्राइटेरिया है या क्या चीज़ें हम लोग, क्या प्रॉपर्टीज़ एक लिविंग या नॉन लिविंग थिंग को डिफ्रेंशिएट करने में यूज़ करते हैं, हम वो चीज़ें देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसी क्या चीज़ें हैं, कैसे हम देख के बोल सकते हैं कि भाई ये पेन लिविंग नहीं है बट मैं लिविंग हूँ। ठीक है, कैसे हम लोग बोल सकते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रो, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग जो होती है वो क्या करती है, दे ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। दे ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं और भी हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब हम इन तीनों चीज़ों को हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रोथ को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रोथ को देखते हैं कि कैसे जो है ग्रोथ जो है वो एक कैरेक्टर है। ठीक है, सो व्हाट इज ग्रोथ? इट इज increase in size, mass और number of cells। ठीक है, तो हम इसको ग्रोथ बोल सकते हैं। अगर किसी चीज़ का साइज इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है या नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको ग्रोथ बोलेंगे। तो क्या बताइए, अगर मैं बोलूँ माउंटेन, हमारा माउंटेन है, क्या माउंटेन ग्रो नहीं करता? क्या माउंटेन ग्रो नहीं करता? माउंटेन जो है एक छोटी सी टीला होता है, फिर कैसे कैसे वो पूरा माउंटेन बन जाता है, तो वो ग्रो तो करा। तो माउंटेन लिविंग हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि माउंटेन जो ग्रोथ अपनी शो कर रहा है वो है उसकी ग्रो बट फ्रॉम द आउटसाइड। इट ग्रो बट फ्रॉम आउटसाइड। तो इट इज नॉन लिविंग। वही अगर हम लिविंग की बात कर लें, ठीक है, अगर हम लिविंग की बात कर लें तो क्या होता है, लिविंग ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड,
growth is from inside। तो यही चीज़ है कि इसकी वजह से मतलब ये पूरी तरह से ग्रोथ जो है डिफाइन नहीं करती किसी चीज़ को कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इसीलिए हम लोग ग्रोथ को एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बोलते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं कि वो शो करेगा कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग, यहाँ लिख लेती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ठीक है, तो ये ग्रोथ के बारे में चीज़ें हो गई। क्या हुआ, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करी, ग्रोथ की बात करी। तो हमने ग्रोथ क्या कहा, हमने कहा कोई भी किसी का अगर साइज इंक्रीज हो रहा है, बच्चा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, किसी का मास इंक्रीज हो रहा है या किसी के नंबर ऑफ सेल्स ही इंक्रीज हो रहे हैं, हम उस चीज़ को ग्रोथ बोल देते हैं। फिर हमने बात करी कि माउंटेन ग्रो नहीं करती, माउंटेन भी ग्रो करती है। माउंटेन जो है वो लिविंग तो है नहीं, बट वो नॉन लिविंग है, बट वो ग्रो करती है। उस पर डिपोजिशन जैसे जैसे होता जाएगा उसका मास बढ़ता जाएगा। तो क्या ये ग्रोथ नहीं है, ये लिविंग नहीं हुआ? बट हाँ, ये नॉन लिविंग है क्योंकि इसकी ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नल हो रही है। पर हम जो लिविंग में देखते हैं वो ग्रोथ इंटरनली ही होती है, इंटरनल सेल्स जो है वो ग्रो करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, कि मतलब श्योरिटी नहीं है इस प्रॉपर्टी से कि हम इस प्रॉपर्टी से क्लासीफाई कर पाएँ कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, दैट इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग। दी सराउंडिंग, अवेयरनेस ऑफ दी सराउंडिंग। के मान लीजिए आप इतने कॉन्शियस नेचर में नहीं बैठे हैं, आप अपने रूम पे बैठे हैं, आपने ईयरफोन्स लगाए हैं, आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप जैसे पढ़ रहे हो अपने रूम में, कोई आता है, आपका रूम का दरवाज़ा खोलता है, कुछ आपके रूम से उठा के ले जाता है, आप फुल्ली कंसंट्रेटेड हैं भले ये वीडियो देखने में या कुछ भी देखने में, बट आपका ध्यान, अनकॉन्शियस ध्यान जो है उस इंसान की तरफ जाएगा ही जाएगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। और हम लोग रिस्पॉन्स का हम लोग जो देख सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन जैसे होते हैं हमारे, जैसे अगर आप अपना हाथ जो है कोई आपका हाथ एकदम से करंट लेगा तो एकदम पीछे आ जाएगा, तो वो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। कोई भी हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उस पर हम रिस्पॉन्ड करने के कैपेबल होते हैं, ये हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, दैट वी आर अवेयरनेस ऑफ आवर सराउंडिंग। फिर हम लोग एक बात करते हैं, कोई पर्सन अगर कोमा में है, इन कोमा, कोमा समझते हैं ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान बोल नहीं पाता, हिल नहीं पाता, एकदम देखा होगा आपने कोमा वाली सिचुएशन। तो उसमें क्या होता है, अगर इंसान जो है वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ कह नहीं पा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, बट फिर भी वो आपकी सारी चीज़ें सुन रहा है, महसूस कर रहा है, सब चीज़ों को वो ध्यान दे रहा है, बट वो कैपेबल नहीं है कि वो उस चीज़ पे कुछ जो है रिस्पॉन्ड शो करे। तो कोमा में भी जो इंसान है वो रिस्पॉन्ड तो कर ही रहा है, मतलब उसकी बॉडी जो है वो उसको अलाउड नहीं कर रही, बट वो चीज़ें सारी ऑब्जर्व ज़रूर कर रहा है, वो अवेयर ज़रूर है अपनी सराउंडिंग्स को लेकर। तो इसीलिए हम जो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई है, इसको हम लोग जो कॉन्शियसनेस है उसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, दैट इज कॉन्शियसनेस is defining
प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, ठीक है, दैट इज कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। तो ये हमारी थी सेकेंड प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की, दैट इज रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट इज लिविंग, या फिर कैसे आप किसी ऑर्गेनिज्म को कह सकते हैं कि वो लिविंग है। तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी चाहिए, आप इनको एज अ नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहिए, शॉर्ट नोट्स की तरह। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। So what is reproduction? That is the ability of organism to produce young ones of their own type. इसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो मैंने बोला कि मतलब कि कोई भी अगर लिविंग है तो उसमें एक कैपेबिलिटी होगी कि वो अपनी तरह के ऑल लिविंग फॉर्म्स जो है वो जनरेट कर सके, वो रिप्रोड्यूस कर सके अपना जैसा। प्रोडक्शन मीन्स बनाना, री मतलब अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म बनाना, रिप्रोडक्शन करना। तो ये एक प्रॉपर्टी है लिविंग की, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे आपको पता है, मैं एग्जांपल देती हूँ म्यूल का। म्यूल का क्या हुआ, आपको पता है म्यूल क्या होता है? म्यूल भी तो एक लिविंग थिंग है, बट म्यूल जो है वो स्टेराइल होता है, इट इज स्टेराइल। स्टेराइल मतलब क्या है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब म्यूल क्या है? म्यूल जो है वो बना होता है डंकी और हॉर्स से, दैट इज मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स से की मेटिंग से जो है वो म्यूल बनता है। और म्यूल पूरी तरह से जो है स्टेराइल होता है, ठीक है, बट है तो ये लिविंग। तो एक तो ये एक्सेप्शन हो गई। फिर अगर हम बात करें इनफर्टाइल ह्यूमंस की, इनफर्टाइल ह्यूमंस, कुछ ह्यूमंस भी होते हैं जिसके अंदर बायोलॉजिकली या केमिकली या कुछ भी ऐसी कंडीशन की वजह से दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। तो क्या वो लिविंग नहीं है? वो भी तो लिविंग है। तो इन सब कारणों के कारण हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग की। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। Reproduction is not a defining property of living, because हमने बोला म्यूल का क्या, जो कि स्टेराइल है, बट ये भी लिविंग है। और इनफर्टाइल ह्यूमंस का क्या हुआ, जिनके अंदर एबिलिटी नहीं है रिप्रोड्यूस करने के लिए, बट क्या वो ह्यूमंस जो है वो लिविंग नहीं है, बट वो लिविंग है। तो ये चीज़ें हुई। अब हम एक और प्रॉपर्टी हमसे छूट गई, उसके बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज मेटाबॉलिज्म। दैट इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? और रिएक्शन इन आर सेल या ऑर्गेनिज्म, और रिएक्शन इन आर सेल और या फिर ऑर्गेनिज्म में किसी में, जिसको हम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म वाली रिएक्शंस भी बोलते हैं। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन वाली जो रिएक्शन होती है, एनाबॉलिज्म मतलब कुछ बनाने के लिए कोई रिएक्शंस होती हैं, तो उनको भी हम इंक्लूड करते हैं मेटाबॉलिज्म में। तो मेटाबॉलिज्म मतलब कोई भी रिएक्शन होती है लिविंग सेल में, उसे हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इट इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी
ऑफ लिविंग। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है, लिख लीजिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सेल से मिलकर ऑर्गेनिज्म बनता है, कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसको हम सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इट इज ऑल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए हमने कुल टोटली हमने वैसे 3 जो हमारी मेन जो है उसकी बात करी थी। पहली हमारी ग्रोथ है, बट दिस इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। The second is reproduction. This is also not a defining property of living. The third is respond to stimulus. This is defining property of a living thing. उसके बाद में हमने मेटाबॉलिज्म भी बोल पड़ा कि ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग थिंग की। तो हमने अभी मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि पूछ लिया जाए कि कैसे आप फाइंड करेंगे व्हाट इज लिविंग, यही पूछ लिया जाए, फाइंड छोड़ो, ये पूछ लिया जाए व्हाट इज लिविंग, तो आपका आंसर ये होगा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है ये जो चीज़ें करता है ये तो वो लिविंग है। आप ये भी इंक्लूड करोगे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वाला जो चीज़ें, बट उसके एक्सेप्शंस भी लिखोगे कि हम लोग इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते। ये प्रॉपर्टी ज़रूर है बट ऐसा नहीं है ये श्योरिटी प्रॉपर्टी है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो वो नॉन लिविंग हो गया। तो इसीलिए हम इसको नॉट डिफाइनिंग बोल रहे हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी है बट नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ठीक, चलिए ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ, व्हाट इज लिविंग। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज नॉमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, आप नोमेनक्लेचर से ये समझ रहे हैं नेमिंग की टेक्निक। अब हमें हमारे पास कितनी ज़्यादा वैरायटी है, कितना डाइवर्सिटी है हमारे पास लिविंग थिंग की, तो कैसे हम लोग बोले, ऐसे बोल दे अरे ये वो वाला एनिमल है, ये वो वाला एनिमल है, तो कैसे चलेगा। तो हमने एक नॉमेनक्लेचर मतलब एक क्लासीफाई, और ऐसा भी नहीं चल सकता मान लीजिए हमारे यहाँ पे कुत्ते को कुत्ता बोला जाता है, मतलब हमारे यहाँ पे कोई मान लीजिए जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, इसको मैं एक्स बोलती हूँ अपनी लैंग्वेज में, बट किसी और की लैंग्वेज में इसको हम लोग जेड बोलते हैं, तो कैसे, मतलब हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें कैसे यूज़ होगा। तो इसीलिए हम लोग बहुत स्पेशलाइज कुछ चीज़ें हैं यूज़ करते हैं नॉमेनक्लेचर में, कुछ स्पेशलाइज्ड रूल्स हैं जो IUCN और IUN जो है IUBN जो है वो बनाती है, ICBN जो है वो बनाती है, ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल काउंसिल फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इन्होंने कुछ रूल्स बना रखे हैं नॉमेनक्लेचर मतलब कि नेमिंग के लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग एनिमल्स को क्लासिफाई करके उनकी नेमिंग करते हैं। तो हम उन रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं नॉमेनक्लेचर के अंदर। तो किसने दिए हैं ये, ICBN और ICZN। ICBN ICZN, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म लिख लेती हूँ मैं, एक की लिख लेती हूँ, आप दूसरे की समझ जाएंगे। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बोटेनिकल nomenclature, and this is International Council of Zoological Nomenclature। इनकी फुल फॉर्म जो है वो 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं
इनको लिखकर आपको बताया, डेट इज इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल काउंसिल फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सबसे इसके हम रूल्स देख लेते हैं, हम इसके रूल्स देख लेते हैं। सो व्हाट आर रूल्स? तो पहला रूल तो इसका ये है, एवरी स्पीशीज गिवन 2 वर्ड नेम, एवरी स्पीशीज गिवन 2 वर्ड नेम। So this is known as binomial nomenclature। ठीक है, this is known as binomial system, this is known as binomial system, binomial system, and this was given by Carolus Linnaeus। ठीक है, ये किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था, डेट इज बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो पहली चीज हमने बोला कि जब भी हम लोग किसी जो है ऑर्गेनिज्म का नाम लिखेंगे तो हम उसको 2 वर्ड में लिखेंगे, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। एक होता है स्पीशीज वर्ड और एक हमारा होता है जीनस वर्ड। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो यही होगा कि फर्स्ट वर्ड इज जेनेरिक नेम, the first word is generic name and the second is species epithet, and the second is species epithet। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा जीनस होता है और सेकेंड हमारा स्पीसीज का नेम होता है। ठीक है, उसके बाद जो है वर्ड आर टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, words are taken from Latin language, words are taken from the Latin language। So why Latin language? Because it is a dead language। इसका मतलब मैं बताती हूँ, डेड लैंग्वेज मतलब अब ये लैंग्वेज यूज़ में नहीं है। लैटिन जो लैंग्वेज है हमारी वो अब हमारे यूज़ में नहीं है, तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन होने के चांसेस नहीं है, इसलिए हम लोग लैटिन लैंग्वेज यूज़ करते हैं ताकि जो चीज़ें पहले से बनी हुई हैं वही चीज़ें रहें, उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो सके, ताकि हमारे कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम लोग लैटिन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जो कि डेड लैंग्वेज है, मतलब अभी इट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। The fourth point is name is typed, अगर नेम टाइप है तो इटैलिक्स में होगा। If name is typed, name is typed, तो वो किस में टाइप्ड होगा? It is typed in italics। इटैलिक्स में। और अगर हैंड रिटन होगा, अगर हैंड रिटन होगा तो अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है, कि इटैलिक्स में होना चाहिए और अंडरलाइन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देती हूं मैं, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। तो पैंथेरा टाइग्रिस जो है ये देखिए, ये एक साइंटिफिक नेम है, नॉमेनक्लेचर से इसका नाम डिसाइड किया गया है। पैंथेरा जो है वो आपका जेनेरिक नेम है और जो टाइग्रिस है वो आपका स्पीशीज नेम है। हमने बोला हमारा कोई भी जो वर्ड होगा, हमारा जो भी जो वर्ड होगा वो 2 वर्ड से मिलके बनेगा, दैट इज स्पीशीज, दैट इज जीनस एंड
स्पीशीज। तो सबसे आगे वाला जो होता है वो जीनस होता है, सबसे पीछे वाला जो होता है वो होता है स्पीशीज। फिर हमने बोला कि ये लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं, तो ये लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। उसके बाद अगर हमने हैंड रिटन है, मैं बोर्ड है इस पर टाइप्स तो नहीं लिख सकती, इटैलिक्स तो नहीं लिख सकती, इटैलिक्स जो होता है थोड़ा सा कर्व्ड, मतलब जो थोड़ा सा स्लाइटली बेंडेड फॉन्ट होता है उसको हम इटैलिक्स बोलते हैं, कंप्यूटर में आप जानते होंगे, ठीक है। और अगर मैं हैंड रिटन में लिख रही हूँ तो आई हैव टू अंडरलाइन इट सेपरेटली। ऐसा नहीं है कि मैं एक लाइन कर दूंगी तो वो फुली रॉन्ग होगा, मुझे इन दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आगे मैं अगला पॉइंट जो लिखने वाली हूँ, जो फर्स्ट लेटर होता है जीनस का वो कैपिटल रहता है, बट जो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल रहेगा, ठीक है, लोअर केस में रहेगा, ठीक है। जीनस नेम जो है वो कैपिटल रहेगा, स्पीशीज नेम लोअर और स्मॉल। जीनस नेम जो है वो कैपिटल में रहेगा। और वही अगर बात करूंगी मैं स्पीशीज नेम की, वो स्मॉल में रहेगा, ठीक है, वो स्मॉल में रहेगा या लोअर केस में रहेगा, ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट वो भी ज़रूरी है, दैट मोर देन 3 अल्फ़ाबेट एंड बिटवीन लेस देन 20 अल्फ़ाबेट। कोई भी वर्ड जो हमारा होगा वो होगा मोर देन 3 अल्फ़ाबेट्स एंड लेस देन 20। 3 से ज़्यादा होगा और 20 से कम होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे नॉमेनक्लेचर के, फिर से हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या डिस्कस करा कि हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो किसने बनाए हैं, ICPN और ICZN ने बनाए हैं, दैट इज इंटरनेशनल काउंसिल फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी जो स्पीशीज़ है उसको हम लोग दो जो है वर्ड से बनती है। कोई भी जो हमारे पास नाम है, एवरी स्पीशीज़ जो है हम उसको 2 वर्ड से बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जो किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था। उसके बाद में हमने बोला जो इसका फर्स्ट वर्ड होता है वो होता है जेनेरिक नेम एंड द सेकेंड वर्ड इज स्पीशीज नेम। उसके बाद हमने बोला द वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, जो कि डेड लैंग्वेज है, मतलब अभी वो यूज़ में नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद हमने बोला इट इज़, अगर हम उसको टाइपिंग कर रहे हैं तब हम उसको इटैलिक्स में लिखेंगे, बट अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं तब उसको अंडरलाइन करेंगे और सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा अपने एग्जाम्स में, अगर आप इसको अंडरलाइन करके नहीं आते हैं तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट हो सकते हैं। उसके बाद हमने बोला कि जीनस नेम जो है वो हमेशा कैपिटल रहेगा और आपका स्पीशीज नेम जो है वो हमेशा स्मॉलर रहेगा। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में याद रखनी है, अगर आप ऐसे नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे, हो सकता है एग्जामिनर आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दे, ठीक है। उसके बाद 3 अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट्स हैं तो 3 अल्फ़ाबेट से कम नहीं होना चाहिए और 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ थे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स। अब कभी कभी जैसे हम लोग मान लीजिए कभी कुछ स्पीशीज़ में लिखा होता है होमो सेपियंस लीनियस, होमो सेपियंस लीनियस, तो इसका क्या मतलब है, होमो सेपियन लीनियस, अगर किसी साइंटिस्ट का नाम पीछे लिखा हुआ है तो मतलब इन्होंने वो जो स्पीशीज़ है वो डिस्कवर करी है, इसलिए साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता है। अब इसके बाद एक आता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, दैट इज ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जैसे नाम है गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, दैट इज this is genus name, this is species name and this is subspecies name.
Same with in our case, we have Homo sapiens, ठीक है. दिस इज जीनस नेम, दिस इज स्पीशीज नेम, दिस इज सब स्पीशीज नेम. तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर. और जो ये जीनस और स्पीशीज का नेम जहाँ सेम हो जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं टोटोनिम्स बोलते हैं, जहाँ जीनस और स्पीशीज नेम आर सेम. इफ जीनस एंड स्पीशीज नेम इज सेम, तब हम उसको बोलते हैं टोटोनिम्स. टोटोनिम्स, टोटोनिम्स, हम उसको टोटोनिम्स बोलते हैं. ठीक है. और ये टोटोनिम्स दे आर नॉट एक्सपेक्टेड इन प्लांट. These totonyms are not expected in plants. प्लांट्स में, प्लांट के साइंटिफिक नेम में आपको कभी भी टोटोनॉम्स नहीं मिलेंगे. तो ये हम रिवाइज कर चुके हैं. एक ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर था. कभी कभी किसी स्पीशीज में ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी चलता है, जैसे गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला. ठीक है. दिस इज जीनस नेम गोरिल्ला, स्पीशीज नेम गोरिल्ला एंड सब स्पीशीज नेम इज ऑल्सो गोरिल्ला. आर एग्जाम्पल, आर नेम इज ट्राइनॉमियल, दैट इज होमो सेपियंस सेपियन. सो होमो इज जीनस नेम, सेपियंस इज स्पीशीज नेम एंड अगेन सेपियंस इज सब स्पीशीज नेम. जहाँ पे जीनस और स्पीशीज नेम सेम होते हैं ऐसी चीज़ों को हम टोटोनिम्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टोटोनिम्स बोलते हैं. और टोटोनिम्स सिर्फ एनिमल से पाए जाते हैं. प्लांट्स में केस में कभी नहीं देखेंगे कि दो मतलब कि प्लांट का जीनस और स्पीशीज नेम सेम है. तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं. आज हमने क्लास में देखा कि लिविंग क्या होता है, लिविंग की क्या प्रॉपर्टी है, वो ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, मेटाबॉलिज्म, ये पढ़ा. और हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा. अब हम नेक्स्ट क्लास में टैक्सोनॉमी ये सब चीज़ें पढ़ेंगे. ठीक है. तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.